आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो वीडियो पब्लिश किया जा रहा है उसे आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस समय हमारे यहाँ जो पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में हम लोग रीतिकाल की बात कर रहे हैं। रीतिकाल पर आधारित कल 2 वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को मिला था। आज 2 वीडियो लेक्चर फिर आपको मिलेगा और रीतिकाल समाप्त होगा। फिर उसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले जान लें कि जो डेली टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज जो हल कराया जाता है वो विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इसके अलावा महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरीके से जितने स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न पत्र और यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र, ये सारे प्रश्न पत्र भी टेस्ट सीरीज के रूप में डेली आप लोगों को कराए जा रहे हैं। अभी यूजीसी नेट का चल रहा है। देखिए, आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र को आप ज़रूर हल करें, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा होती है, सेंट्रल परीक्षा होती है। इसलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे, बहुत सारे तथ्य आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस समय यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र को हल कराया जा रहा है। 2008 से लेकर 2014 तक हो चुका, 13 तक हो चुका, 14 चल रहा है। फिर 5 मार्च 2023 तक पेपर हल कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रसखान की काव्य कृति है। लेकिन सिर्फ यह रट लेना विगत वर्ष के पेपर के प्रश्न को कि किसकी कृति है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। प्रश्न पत्र हल करने का मतलब ये होता है कि उसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी तथ्य हैं, वो ज़रूर जानें। जैसे प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। रसखान का मूल नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए, सैयद इब्राहिम नाम है। प्रेम वाटिका का विषय क्या है? प्रेम वाटिका का विषय है राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर वर्णन किया गया है। रसखान जिनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। देखिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं कॉपी पेन लेकर बैठे, उन्हें लिखते चलें। जैसे बहुत सारे लोगों को याद होगा कि रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। प्रेम वाटिका का विषय क्या है? जिन लोगों को पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है कि राधा कृष्ण को मालिन मानकर वर्णन किया गया है। जिनको नहीं पता वो ज़रूर लिख लें। प्रेम वाटिका में कुल दोहों की संख्या कितनी है? 53 दोहे हैं। आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो ज़रूर लिख लें। रसखान को बादशाह वंश विभाकर कहा गया है। रसखान को लिख लें, रसखान को बादशाह वंश विभावर कहा गया है। बादशाह वंश विभावर कहा गया है। किसने कहा है? कितने लोगों को पता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, अगर आपको आता है अच्छी बात है, तो भी आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि आता था। नहीं आता तो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि सर नहीं पता था। आपकी प्रतिक्रिया से यह पता होता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। तो रसखान को बादशाह वंश विभावर कहा है राधा चरण गोस्वामी ने नौ भक्तमाल रचना में। बादशाह वंश विभावर राधा चरण गोस्वामी ने कहा है नौ भक्तमाल में। विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि रसखान की काव्य यात्रा को समझने के लिए ब्रज की ज़मीन को समझना बहुत ज़रूरी है, ये विद्यानिवास मिश्र ने कहा। वैसे इनकी और भी रचनाएं हैं, रसखान की और भी रचनाएं हैं। रसखान की रचनाओं में आप देखेंगे कि एक छोटा सा ग्रंथ है दान लीला। छोटा सा ग्रंथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कुल 11 पद हैं। ऐसे इनका
सुजान रस खान भी है, जिसमें 214 पद हैं जो सुजान रस खान में। तो ये रचनाएं हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। अब आप कहेंगे सर मैथिली शरण गुप्त मैंने पढ़ लिया है, मुझे याद है अनघ किसका है। अनघ एक गीत नाट्य है। अब इसमें से जो जानकारी दी जा रही है, कितने लोगों को पता है कि अनघ एक गीत नाट्य है? अनघ का अर्थ क्या होता है जानते हैं? अनघ मतलब होता है पवित्र। अनघ मतलब होता है पवित्र। अनघ का प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। इस रचना का उद्देश्य क्या है? जो मैथिली शरण गुप्त ने अनघ रचना लिखा, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अनघ में एक जो मुख्य पात्र है उसका नाम है मघ। मघ नाम है। मघ नामक पात्र को गौतम बुद्ध का साधनावतार कहा गया है। मघ नामक पात्र को गौतम बुद्ध का साधनावतार कहा गया, और इसी मघ नामक पात्र के द्वारा गौतम बुद्ध की शिक्षा और संदेश को स्थापित करना इस रचना का उद्देश्य है। इस रचना में आप देखेंगे तो मुख्य पात्र के रूप में मघ है, अमोघ है। अमोघ कौन है? अब आप सोच रहे होंगे सर अमोघ कौन है? अमोघ है मघ के पिता। इसी में देखेंगे शोभन है जो कि मुखिया का लड़का है। मघ के साथी हैं, वाचक हैं, सुब्रत हैं, विशेष हैं, विशाल हैं, सुमुख हैं। स्त्री पात्रों में सुरभि है। स्त्री पात्रों में अनघ में आप देखेंगे स्त्री पात्रों में सुरभि है जो कि मालिन की पालित कन्या है, सुरभि। बाकी इसमें अगर ये पूछे कि अनघ काव्य नाटक है, ठीक है ये काव्य नाटक है, तो नाटक में दृश्य भी तो होते होंगे भाई, अंक तो इसमें नहीं है। अनघ नाटक में, काव्य नाटक में कितने अंक हैं अगर पूछा जाए तो अंक नहीं है। अंक नहीं है, ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ अंक नहीं है, दृश्य है। कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 18 है। और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है अनघ नाटक की, जहाँ आप देखेंगे अगर आपके पास किताब है तो जैसे ही आप किताब पलटेंगे, पहला जो अंक अरण्य है उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगा कि मगध की रानी ने कहा कि न तन सेवा, न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्चो भुवन सेवा। तो ये कहा गया है, भूमिका के रूप में भी नहीं है, बल्कि जैसे आप किताब खोलेंगे ठीक आपको उसी तरीके से वहीं पर मिल जाएगा। जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है पुनर्नवा, जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें लिखा मिल जाएगा आचार्य पद का कथन कि अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अनघ नाटक में भी आप देखेंगे तो पहले दृश्य से प्रारंभ में ही, यानी जैसे आप किताब खोलेंगे वैसे आपको ये पंक्ति मिल जाएगी कि न तन सेवा, न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्चो भुवन सेवा। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, उत्तर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। अगर मैं ये प्रश्न करूं कि घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना है राहुल सांकृत्यायन का, इसमें कितने लेख संकलित हैं? इसका प्रकाशन लिख लें 1949 में हुआ घुमक्कड़ शास्त्र का, लेकिन इसमें कुल कितने लेख संकलित हैं? बाकी राहुल सांकृत्यायन का तो आप जानते हैं किन्नर देश में, एशिया के दुर्गम खंडों में, रूस में 25 वर्ष, ये सब राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। लेकिन यह मैं पूछूं कि कितने लेख संकलित हैं, तो आप लिख लें 15 लेख संकलित हैं। कितने लेख? 15 लेख संकलित हैं। और जो भी नए लोग हैं इस चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से विस्तृत जब कराया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने आप को धोखा मत दीजिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आपको नहीं आता है बहुत प्रेम पूर्वक उसको लिख लीजिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं महत्वपूर्ण और विस्तृत चीज़ में बताई जा रही हैं। यह अपने आप को कहकर धोखा न दे कि ये नहीं पूछा जाएगा।
ऐसा नहीं कि जो नहीं आपको आता है वो नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 13-14 वर्ष से लगातार जो इसमें लगे हुए हैं, तो ये 13-14 वर्ष का जो परिश्रम है, जो अनुभव है, वह बोल रहा है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब बताई जा रही हैं, उस पर ज़रूर गौर करें। प्रेम सागर के लेखक कौन है? अब आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर के बारे में मैंने आपको बताया है, प्रेम सागर के बारे में बताया है आपको कि प्रेम सागर 1810 ईस्वी में खड़ी बोली में लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई। खड़ी बोली में लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रेम सागर की भाषा को कहा कि इसमें पूर्वीपन है, पूर्वीपन युक्त भाषा मानते हैं। और यह जो प्रेम सागर है ये भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। 10वें स्कंद की जो कथा है वो कुल 90 अध्यायों में प्रेम सागर में लिखा गया है लल्लू लाल के द्वारा। 90 अध्यायों में। पहला अध्याय जानते हैं कौन सा है? पहला अध्याय है मुखबंध, दूसरा अध्याय है देवकी विवाह, फिर बाल वध है, गर्भ स्तुति है, कृष्ण जन्म है, कंस उपद्रव। तो इसी तरीके से अध्याय दिए गए हैं 90 अध्याय। अंतिम अध्याय द्वारिका विहार वर्णन, द्वारिका विहार वर्णन लिख लीजिएगा, द्वारिका विहार वर्णन। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा गुलाब राय। अब आपको यह पता है कि गुलाब राय का, लेकिन आत्मनिरीक्षण में यह कितने लोगों को पता है कि यह 3 भागों में है। 1958 में रचित यह रचना कितने भागों में है? 1958 में रचित यह रचना कितने भागों में है? तो 3 भागों में है। अब बहुत सारे लोगों को याद होगा कि सर 3 भागों में याद है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? बताने की ज़रूरत यह है कि जो इनका पहला भाग है, आत्मनिरीक्षण के पहले भाग में सेठ गोविंदास के कितने वर्षों की कथा है? कितने लोगों को पता है? अब बताइए कितने लोगों को पता है? 35 वर्षों की कथा है। चलिए ये भी आपको याद है। सेठ गोविंदास के आत्मनिरीक्षण में पहला, दूसरा, तीसरा भाग करके ना पूछा जाए, सीधे पूछा जाए कि सेठ गोविंदास ने अपने आत्मनिरीक्षण आत्मकथा में अपने जीवन के कितने वर्षों की कथा कही है? बताइए, अपने जीवन के कितने वर्षों की कथा कही है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है लिख लें, 60 वर्षों की कथा कही है। पहले भाग में 35 वर्ष की, दूसरे भाग में 11 वर्ष की, तीसरे भाग में 14 वर्ष की। ये जो जानकारी दी जा रही है आपको इतनी जल्दी किसी गाइड में नहीं मिलेगा। किसी भी जो मार्केट में आप प्रश्नोत्तरी की गाइड देखते हैं, कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये सब जितना मैं करा रहा हूँ मूल रचना से करा रहा हूँ। सेठ गोविंदास का आत्मनिरीक्षण भाग 1 जब पढ़ेंगे तब मिलेगा, भाग 2 जब पढ़ेंगे तब मिलेगा, भाग 3 जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको मिलेंगी। भाग 1 से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें सेठ गोविंदास ने राजपुत्र की उत्पत्ति किससे माना है? तो इन्होंने भाग 1 में जहां अपने पूर्वजों के बारे में बताया, वहीं पर उन्होंने कहा कि राजपूत का अर्थ होता है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। इसी से उत्पत्ति होती है, यानी राजपूत राज्य करने वाली जाति, यह बताया है उन्होंने। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो चित्रकला है, जो चित्रात्मक चीज़ें दी गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पूछा जाता है। इसमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, भूले बिसरे चित्र, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ। यह भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? तो भगवती चरण वर्मा लिख लीजिए। जिनको नहीं पता है लिख लें। वैसे यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, हायर के पाठ्यक्रम में है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 पीढ़ियों की बात की गई है
और सबसे बड़ी खासियत ये है भूले बिसरे चित्र की कि यह नायिका विहीन उपन्यास है। नायिका विहीन उपन्यास है, 5 अध्यायों में विभक्त है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भूले बिसरे चित्र से। आपके पाठ्यक्रम में, हायर के पाठ्यक्रम में है, आप कुछ ना पढ़िए, आप अगर इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि 5 अध्यायों में विभक्त है, 4 पीढ़ियों की गाथा इसमें कही गई, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला, नायिका विहीन उपन्यास है, 1959 में प्रकाशन हुआ, यकीन मानिए कि आपको प्रश्न इन्हीं चीज़ों में से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मादा कैक्टस। मादा कैक्टस एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है जो कि किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो पता है मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि मादा कैक्टस में मादा कैक्टस कौन है, मादा कैक्टस की प्रतीक कौन है, या मादा कैक्टस के रूप में किसे किसे दिखाया गया है, या मादा कैक्टस में नर कैक्टस किसे कहा गया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो। एक कहानी इसकी सुन लीजिए बहुत संक्षिप्त में कि इस मादा कैक्टस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। चित्रकार अरविंद है, यानी मुख्य नायक के रूप में कौन है? अरविंद है। मुख्य नायक के रूप में कौन है? अरविंद। अरविंद विवाह को कला साधना में बाधक मानकर अपनी पत्नी सुजाता, इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुजाता। अपनी पत्नी सुजाता से संबंध विच्छेद कर लेता है। कौन? अरविंद। और कला प्रेरणा की दृष्टि से वो विश्वविद्यालय में एक प्रवक्ता आनंदा से घनिष्ठ मैत्री भी कर लेता है। यानी इनकी प्रेमिका कह सकते हैं, प्रेम का नहीं मित्र कह सकते हैं, महिला मित्र आनंदा, और पत्नी कौन है? सुजाता। मुख्य पात्र कौन है? अरविंद। तो कला साधना में बाधक मानकर अपनी पत्नी सुजाता से वो क्या करता है? संबंध विच्छेद कर लेता है। विश्वविद्यालय में जाता है, वहाँ पर एक महिला मित्र आनंदा से घनिष्ठ मित्रता कर लेता है, क्योंकि मादा कैक्टस नाटक का केंद्रीय प्रतीक है। इसमें जो मादा कैक्टस है, अब मादा कैक्टस है कौन? तो देखिए ये होता है कि जब वो आनंदा से घनिष्ठ मित्रता कर लेता है, वो ये मानता है कि उसे कोई वो ये मानता है कि अगर हम ऐसी महिला से मित्रता करते हैं जिससे हमारा कोई विवाहित संबंध ना हो, या हम उससे मित्रता करें जिससे जो हमारी विवाहिता ना हो, शायद ऐसा करने पर हम दोनों ना सूखें। कहने का मतलब यह है कि जब वह अपने पत्नी से संबंध विच्छेद करता है तो यह मानता है कि उसके संपर्क में आने पर नर कैक्टस सूख जाता है, अर्थात अरविंद सूख जाता है, किंतु वह नहीं सूखती। कौन नहीं सूखती? सुजाता। तो इसी प्रकार सुजाता के संपर्क में आकर अरविंद सूख जाता है, बताया गया है, और उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती है, और यही सोचकर वह आनंदा के संपर्क में आता है। लेकिन होता यह है कि आनंदा के संपर्क में भी आने पर मादा कैक्टस सूख जाती है, यानी आनंदा भी सूख जाती है। आनंदा के फेफड़े में कैंसर हो जाता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, मादा कैक्टस के रूप में सुजाता और आनंदा है, नर कैक्टस के रूप में कौन है? अरविंद है। तो मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मादा कैक्टस के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। निम्न में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, व्यतीत जैनेन्द्र कुमार का है। यह आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है जिसमें मुख्य पात्र के रूप में आप देखेंगे जयंत है। जयंत प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की।
अब आप कहेंगे कि सर यह पंक्ति भी मुझे याद है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है। आपको यह भी पता होगा कि यह कामायनी की पंक्ति है। कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है? 8वां सर्ग, 10वां सर्ग, 12वां सर्ग, ऐसे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए। अब बताइए कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो ध्यान दें, 14वां सर्ग का। 14वां सर्ग कौन सा है? अब यह भी आपको पता होना चाहिए कि 14वां सर्ग रहस्य है। कुल सर्ग कितने हैं? 15। क्रम से भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। भाई चिंता पहला है, चिंता के बाद में आप देखेंगे आशा है, फिर श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है। तो इस तरीके से इसमें कुल कितने हैं? 15 सर्ग हैं। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आपके आ रहा होगा, आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। हाँ, और एक जानकारी और दे दें, यूजीसी नेट का फॉर्म भरा जा रहा है जून 2023 के लिए। बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया होगा, अभी कल से प्रारंभ हुआ है 10 मई से, और उसके लिए बैच चल रहा है, पेड बैच चल रहा है। न्यूनतम शुल्क रखी गई है, यानी छूट के साथ न्यूनतम शुल्क रखी गई है। क्रैश कोर्स प्रारंभ है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के क्रैश कोर्स में, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं विगत वर्ष के प्रश्न पत्र ये भी आपको डेली मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और इस तरीके से विस्तृत ज्ञान चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए यूजीसी नेट क्रैश कोर्स और अपना नाम लिख दीजिए, तो आपको सारी जानकारी फीस और सबके बारे में दे दी जाएगी। जो छूट है वो स्टेटस पर मैंने मैसेज भी लगा दिया कि 10/5/2023 से लेकर 15/5/2023 तक शुल्क में छूट मिलेगा और उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद समय ही इतना नहीं बच पा रहा है आप लोगों के पास कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, संक्षेप में भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन्हीं 5 दिनों में जुड़ सकते हैं और उसके बाद फिर एडमिशन नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, कंठोठ ध्वनि कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कंठोठ ध्वनि अ है। कंठोठ ध्वनि अ है। भाई ये तो संयुक्त अक्षर है, मैंने पूरा पढ़ाया है संयुक्त अक्षर कौन कौन से होंगे। संयुक्त अक्षर के बारे में मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बताया है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां, ये भी अभी देखिए, जो चीज़ें जल्दी में पढ़ाई गई उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखें, उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली। जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा तो उसे कहा जाता है पद। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा बघेली। भाई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी तो जो हाल में पढ़ाया गया है उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें भाषा के साथ साथ साहित्य इतिहास का वर्णन किया गया। पूरा भाषा विज्ञान है, भाषा का वर्णन है और इतिहास का वर्णन है। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ इसको कहा जाता है, भाषा काव्य संग्रह को। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर जो टीका लिखा गया है वो कौन सी टीका है? तो अणुभाष्य है। अभी भक्ति काल जब मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित आपने पढ़ा ही होगा, सुदामा चरित की ये पंक्ति है, नरोत्तम दास ने लिखा है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा नरहरियानंद, जो भक्ति काल मैंने पढ़ाया। देखिए, जो हाल ही में मैंने अभी जो बैच चल रहा है भक्ति काल, कल ही परसों समाप्त हुआ है। हाँ, परसों समाप्त हुआ है। कल रीतिकाल प्रारंभ हुआ है, रीतिकाल पर 2 लेक्चर मिला। आज रीतिकाल पर 2 लेक्चर देकर और समाप्त किया जाएगा। कवित रत्नाकर किसकी कृति है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सेनापति। अब कल की लाइव कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इस सेनापति को किसने क्या कहा है।
सेनापति के बारे में आपको हो सकता है कि याद हो, कल मैंने बताया था कि मिस्र बंधु विनोद अगर रचना आपने पढ़ा है तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है, सेनापति को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है, कितने लोगों को याद है? घट खर पर, घट खर पर। और घट खर पर क्यों कहा है, ये पूरी कहानी मैंने रात में आपको बताई है। पूरी कहानी घट खर पर के बारे में मैंने बताया है। विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में से थे, उज्जैनी के जो विक्रमादित्य थे, नवरत्न में कौन कौन थे उनकी बात मैंने की। वो उस समय के जो संस्कृत के घटकर पर थे, उनसे रीतिकाल के सेनापति जो हैं इनके घटकर पर से तुलना क्यों की गई है, तो ये सारी चीज़ मैंने बताया है। सेनापति के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था हीरामणि, हीरामणि, हीरामणि। सेनापति के पिता का नाम था गंगाधर, पितामह का नाम था परशुराम। शिव सिंह सरोज अगर आप पढ़ेंगे तो शिव सिंह सरोज में ये लिखा है कि सेनापति ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, क्षेत्र संन्यास ले लिया था। क्षेत्र संन्यास किस में मिलेगा आपको? शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज में कहा गया कि सेनापति क्षेत्र संन्यास ले लिए थे। इनकी रचना आप देखेंगे, काव्य कल्प द्रुम भी इनकी रचना माना गया है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के बारे में कहा है कि इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। सेनापति जी के भक्ति प्रेरक उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। इनकी एक पंक्ति लिख लीजिए अगर कॉपी पेन आपके पास है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर परीक्षा में आए तो यह ना कहिएगा सर आपने तो नहीं बताया था। आपने कर्म करी हो, लिखिए, आपने कर्म करी हो ही, आपने कर्म करी हो ही, निभोगे तो हो ही, निभोगो तो हो ही, करतार करतार तुम काहे के, करतार करतार तुम काहे के। तो ये सेनापति की पंक्ति है। उत्तर कबीर रचना किसकी है, ये भी मैंने अभी आपको कल बताया था। उत्तर कबीर रचना कल ही तो बात हुई है शायद, केदारनाथ सिंह की जो एक कविता है, कल ही मैंने बात किया है। बाकी आवाज़ ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा, प्रश्न संख्या 21 आप देखें तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। सबसे होगा प्रेमचंद घर में जो शिवरानी देवी का है। उसके बाद आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का होगा जो शरदचंद्र के जीवन पर है, कई बार पूछा जा चुका। वट वृक्ष की छाया में आप देखेंगे कुमुद नागर ने लिखा है, अमृतलाल नागर की जीवनी। व्योमकेश दर्पेश विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के जीवन पर है। और इस पर आप देखेंगे 23वां व्यास सम्मान भी इस पर दिया गया है, 23वां व्यास सम्मान भी इस पर दिया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि जो भी नए लोग हैं चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। एक एक चीज़ गहनता से उसका अध्ययन करते चलें, पढ़ते चलें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा, उत्तर हो जाएगा सी, महाकाल, जिसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में होगा बूंद और समुद्र 1956 में है। फिर मानस का हंस तो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है जो तुलसीदास के जीवन पर है। खंजन नयन ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया किसके जीवन पर आधारित है, तो सूरदास के जीवन पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए। ये होगा सबसे पहले माधुरी, जिसके संपादक दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद रहे हैं। फिर होगा विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी का। जागरण शिवपूजन सहाय का और प्रेमचंद का। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय का।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र हो जाएगा, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बाद में स्मृति की रेखाएं और फिर पथ के साथी। और ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। एक एक तथ्य इसमें से मैंने कराया है। यहाँ तक कि श्रृंखला की कड़ियाँ से जो कथन पूछा जाता है वह कथन भी मैंने पिछले बैच में कराया है। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको पता होगा। अतीत के चलचित्र में कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं, मैंने कराया है। स्मृति की रेखाओं में कितने रेखाचित्र संकलित हैं, मैंने कराया है। पथ के साथी में कितने हैं, इसकी भूमिका में क्या कहा गया है। तो ये एक एक तथ्य मैंने आप सभी लोगों को कराया है। आपको याद होगा अतीत के चलचित्र जब मैंने आपको कराया है, अतीत के चलचित्र में आप देखेंगे कि जहाँ पर रामा है, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा, इन सब की जब मैंने बात की है तो अपनी बात जो इन्होंने लिखा, जो भूमिका लिखा है अतीत के चलचित्र में, जो इन्होंने भूमिका लिखा है उस भूमिका में इन्होंने कहा है कि इन संस्मरणों के आधार प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र रहे हैं। और इतना तक उन्होंने कहा कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अंधेरी की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। तो ये भूमिका में कहा गया है अतीत के चलचित्र में। तो इस तरीके से एक एक तथ्य मैंने आप सभी लोगों को बताया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सबसे पहले आत्मनेपद। अब आत्मनेपद में इन्होंने जो कहा है 1960 में जो प्रकाशित हुआ वो मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि अज्ञेय किस नाम से निबंध लिखते थे, किस उपनाम से? तो कुट्टी चातन नाम से जो निबंध लिखते थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। कुट्टी चातन, फिर लिख कागद कोरे होगा इनका, उसके बाद अद्यतन होगा, कहाँ है द्वारिका, फिर ये होगा। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर भी आप देखेंगे वृत्त चित्र, जीप पर सवार इल्लियाँ, यत् तत् सर्वत्र जो घर फूके, जिसमें जीप पर सवार इल्लियाँ के बारे में मैंने कहानी ही आपको पूरी सुनाई है। शरद जोशी का जीप पर सवार जो इल्लियाँ, इस पर मैंने पूरी कहानी सुनाई है। वृत्त चित्र किसका है? अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें। रविंद्रनाथ त्यागी का है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी का है। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी का है। जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी का है। ज्ञान चतुर्वेदी का है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी। पहले होगा त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, आपके पाठ्यक्रम में ही है। तेरी मेरी उसकी बात, खंजन नैन, अभी देखिए मैंने आपको बताया ही है इसके बारे में। बाकी नदी के द्वीप आपके पाठ्यक्रम में है। जब इसमें पढ़ाएंगे तो रेखा, भुवन, गौरा, इनकी जो प्रेम कथा वर्णित है वो सारी बात वहाँ पर की जाएगी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, उसके बाद मतिराम होंगे। ये जन्म काल के अनुसार बात कर रहे हैं। वैसे चिंतामणि की जब बात आती है तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इस चिंतामणि का मूल नाम जो बताया गया वो कई साहित्यकार मणिलाल भी बताते हैं। मणिलाल बताते हैं। त्रिपाठी बंधुओं में अगर देखें तो श्रेष्ठ यही थे। मतिराम और भूषण इन्हीं चिंतामणि के भाई बताए जाते हैं। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले होगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके बाद भूले बिसरे चित्र। अभी भूले बिसरे चित्र के बारे में मैंने आपको बताया ही है। सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, तो ये इन्हीं का है। भूले बिसरे चित्र में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी को छोड़ दिया, जो सबसे बुजुर्ग पीढ़ी है उसको दरकिनार करते हुए 3 पीढ़ियां मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो 4 पीढ़ियां हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भूले बिसरे चित्र पढ़ाएंगे तो चारों पीढ़ियों के बारे में एक एक करके मैं पूरा वर्णन आपको करूँगा, बताऊँगा वहाँ पर। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। अब जो इस सुमेलित वाला है वो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। जैसे शिव पूजन सहाय,
शिव पूजन सहाय की जो रचना है वो कौन सी है? शिव पूजन सहाय की है मेरा जीवन। सुमित्रानंदन पंत का कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन का 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, उत्तर हो जाएगा डी। अब इसके बाद में ये प्रश्न संख्या कौन सा था? 31। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित आलोचकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें कि नंदुलारे वाजपेयी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यानी ए का चौथा होगा, तो आपका उत्तर हो गया सी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे आपको पढ़ाया जाएगा जब आधुनिक काल में हम आएंगे, रीति काल के बाद में जैसे आधुनिक काल जब शुरू होगा, तो स्रोत के रूप में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का, इन दोनों को भी लेकर चलते हैं, और कविता के नए प्रतिमान जो है वो भी, उसको भी लेकर चलते हैं। तो ये सब स्रोत के रूप में लेकर चलते हैं, इसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र और उनके लेखकों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अब यहाँ पर आप देखें, चेतना के बिंब किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, यानी ए का 5वां होगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर मिल गया कि डी सही होगा। निम्नलिखित कहानीकारों का कहानियों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अब यहाँ पर देख रहे हैं भगवती चरण वर्मा का कौन सा है? तो 2 बांके, यानी ए का तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा। पहले में मिल रहा है ए का तीसरा। ऐसे अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा कृष्ण दास का कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, यानी ए का पांचवा किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप निस्सहाय हिंदू में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हिंदी का ऐसा पहला उपन्यास है जिसमें आप देखेंगे कि गोवध का वर्णन किया गया है, गोवध वर्णित है इसमें, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 36 देखें, नाटक और नाटककारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अंधेर नगरी जो यहाँ पर दिया गया वो किसका है? अंधेर नगरी भारतेंदु का है। मैंने अंधेर नगरी आपको बताया है, महा अंधेर नगरी बताया है, अति अंधेर नगरी बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको ज़रूर पता होगा। बाकी आगे जब नाटक का विकास कराएंगे तो जो नए लोग हैं उनको भी पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर, उत्तर हो जाएगा सी। ऐसे काट का सपना आप देखें, काट का सपना जो इसमें दिया गया है वो मुक्तिबोध का है, समय और हम जैनेंद्र का है। तो इसी तरीके से आपको मिलाना है। 1 या 2 रचना आपको याद है तो बहुत आराम से आप मिला लेंगे। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा उत्तर, जैसे पल्लो दिया है तो पल्लो का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? पल्लो का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1932, यानी हमारा उत्तर कौन सा होगा? 1926। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 38 देखें, निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर प्रकाशन स्थान की अगर हम बात करें, सबसे पहले दिया गया आनंद कादम्बरी, जो कि प्रकाशन होता था कहाँ से? मिर्ज़ापुर से, यानी ए का तीसरा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया कि निबंधकारों का उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? चंद्र शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म है, यानी ए का चौथा किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर पहला होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर स्थापना और तर्क दिया गया। स्थापना और तर्क, कई सारे लोग कहते हैं सर स्थापना और तर्क का प्रश्न गलत हो जाता है, सही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, ये कॉन्सेप्ट बेस पर होता है। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। अब आप खुद बताइए कि किसी काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जाएगा? किसी काव्य का उत्कर्ष, आप अगर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं
वीर रस पर भी तो लिख सकते हैं। क्या वीर रस में प्रेम भाव आपको दिख रहा है? वात्सल्य जहाँ पर है वहाँ पर प्रेम भाव मिल रहा है। बहुत सारी रचनाएं ऐसी मिलेंगी आपको। तो काव्य का उत्कर्ष केवल शब्द लगा दिया गया, इसलिए गलत यहाँ पर हो जाएगा। काव्य का उत्कर्ष प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में भी माना जा सकता है, तो आपका सही होता। केवल शब्द लगा इसलिए आपका गलत होगा ए। क्रोध जैसे उग्र और प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुणा भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका उत्तर बी होगा। ए गलत है, आर सही है। भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल दी है। जन की पुरानी धारणा बदल दी है, उसने जन को मास में बदल दिया। बिल्कुल सही है, जन को मास में बदल दिया गया। जो भूमंडलीकरण हुआ है वो भूमंडलीकरण अब क्या कर दिया गया, जो पहले जन था वो अब जन नहीं रह गया, बल्कि सब एक कर दिया गया है। क्योंकि भूमंडलीकरण में के मास में वही लोग शामिल हैं जिसके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए और दोनों सही, यानी ए और आर दोनों सही है। श्रृंगार को रसराज माना जाता है। बिल्कुल सही, रसराज माना जाता है, इसीलिए वो सभी रसों में प्रधान है। सही कहा गया, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का आप खुद बताइए, आप में से जितने लोग हैं, क्या आप सभी के जीवन में जब से आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक केवल आपके जीवन में श्रृंगार ही है? श्रृंगार के अलावा और कुछ नहीं है? आप खुद अपने आप को रखकर सोचें और तुरंत आप कहेंगे नहीं, आर गलत है। आप तुरंत कहेंगे यहाँ पर कि आर क्या दिया गया है, तो आर गलत दिया गया है, यानी ए सही है, आर गलत है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसी तरीके से जब आप पढ़ते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न आपका गलत हो। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। हाँ सही है भाई, आधुनिक युग कल से जब आप पढ़ेंगे तो आधुनिक युग से भारतेंदु युग ही तो पहले पढ़ेंगे आप भाई। रीतिकाल के बाद में आधुनिक युग ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। क्या इसलिए आप कहेंगे कि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है इसलिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार है? फिर रीतिकाल को आप कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीच में रीतिकाल है, उसको आप क्यों दरकिनार कर रहे हैं? पूर्ण विरोधी नहीं है, वैसे भी पूर्ण विरोधी है भी नहीं, और फिर रीतिकाल को आप दरकिनार कर रहे हो, यानी ए सही है, आर गलत है। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सारे तत्व की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल सही है भाई, किसी भी प्रतीक के माध्यम से आपका एक फ़ोटो अगर है तो वो फ़ोटो क्या है? आप सामने तो है नहीं, मूर्त रूप में तो है नहीं, आप तो हो गए अमूर्त। लेकिन उस फोटो के माध्यम से जो आप उपस्थित नहीं हैं वो फ़ोटो अमूर्त रूप है और एक प्रतीक के रूप में है। इस प्रतीक के रूप में, यानी आपकी फ़ोटो को जब कोई आप देख रहा है, या भगवान की फ़ोटो आपके घर में लगी है, भगवान तो नहीं है, भगवान की फ़ोटो लगी है, प्रतीक के रूप में है, वो अमूर्त है। लेकिन उस अमूर्त को, उस फोटो को देखकर आप क्या करते हैं? आपके मन में, आपके हृदय में मूर्त रूप हो जाता है। तो प्रतीक जो होता है वो अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सारा तत्व की अभिव्यक्ति होती है, ये कहा गया। यानी हमारा स्थापना सही है, स्थापना हमारा सही है। अब तर्क क्या दिया गया? क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर होता है और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। बिल्कुल सही है। केवल आपने फ़ोटो देखी है, भगवान की तस्वीर आपने केवल घर में लगा रखी है, और जब उनको आपने देखा अमूर्त रूप में, अमूर्त है, फ़ोटो क्या है? प्रतीक है, अमूर्त है, तो आपके हृदय में मूर्त रूप जागृत हुआ और यह केवल एक अंश है। फ़ोटो आपने केवल एक अंश देखा, एक भाग आपने देखा, और उस भाग को देखकर भगवान की पूरी लीला आपके मन में समा गई, उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें आपको याद आ गई। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी ए और आर दोनों सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा आप। अगला प्रश्न, अब इसके बाद में आप देखते हैं कि पूरा यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है।
पैराग्राफ तो आपने पढ़ ही लिया होगा और ये बहुत ही आसान है पैराग्राफ करके पढ़ के और फिर उत्तर करना। उत्तर आपको सीधे बता दे रहे हैं। 46 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 47 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 48 का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा। 48 का उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 49 का उत्तर हो जाएगा ए और अंतिम 50 का उत्तर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आज की इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न थे, समझाया गया। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी रीतिकाल पर आधारित जो 2 लेक्चर आपको अभी दिए जा रहे हैं उन 2 लेक्चर को आप लोग देखिए, पढ़िए। कहीं कोई समस्या हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो ज़रूर बताइए। और बाकी उस पर आधारित लाइव कक्षा रात में 9 बजे होगी जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे।